मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बांझ। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद विनय अभी अभी फैक्ट्री से घर लौटा था। थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। घर पहुंचकर वह सोफे पर आरामदायक मुद्रा में बैठ गया। सामने उसकी माँ उर्मिला जी कान्हा जी की मूर्ति के सामने खड़ी हुई संध्या पूजन में लगी हुई थी। तभी नीलिमा पानी का ग्लास लेकर आई। उसने विनय की ओर देखते हुए चिंतित स्वर में कहा, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? आज आप कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हैं। विनय ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ नीलू, सब ठीक है। बस आज मिठाई थोड़ी ज्यादा हो गई। पेट कुछ भरा भरा सा लग रहा है। नीलिमा ने उसे झिड़कते हुए कहा, अरे तो इतनी मिठाई खाने की क्या जरूरत थी? आपकी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए था। वैसे किसने खिला दी इतनी मिठाई? विनय मुस्कुराते हुए बोला, अरे वो हरीश है ना, मेरा बिजनेस पार्टनर। उसकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है और आज वो इतना खुश था कि फैक्ट्री में सबके लिए तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर आया था। मैंने ज्यादा खाने से भी इनकार किया था, लेकिन उसने मुझे अपनी कसम दे डाली। अब बताओ, इतनी खुशी में मैं कैसे मना करता? उसका चेहरा देखकर ना कहना मुश्किल था। उर्मिला जी ने जैसे ही संध्या पूजन पूरा किया, वो आकर विनय के पास सोफे पर बैठ गई। किस सोच में गुम हो माँ? विनय ने पूछा। तो एक गहरी सांस भरते हुए उर्मिला जी ने कहा, न जाने भगवान तुझे कब संतान देगा। एक नन्हे मुन्ने की किलकारियां इस घर में भी गूंजे तो मन को सुकून मिले। जब जाने कब भरेगी बहू की गोद। मैं तो बस इसी चिंता में घुली जा रही हूँ। उसकी आंखों में उदासी गहराने लगी और वह वहां से उठकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। विनय ने उसकी ये हालत देखी तो बिना एक पल गंवाए उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया। देखा तो नीलिमा की आंखों में आंसू छलक रहे थे। पत्नी की ऐसी हालत में देखकर विनय का दिल बैठ सा गया। उसने नीलिमा के पास जाकर उसके आंसू पोंछे और कहा, अरे तुम भी ना, माँ की बातों को इतनी गंभीरता से क्यों लेती हो? ये तो उनकी आदत है। कहते कहते विनय की आवाज भी कांपने लगी। फिर नीलिमा बोली, मैं आपके दुख का कारण भली भांति समझती हूँ। मैं भी कितनी अभागन हूँ ना, जो विवाह के 7 वर्षों के पश्चात भी इस घर को एक वारिस तक ना दे सकी। नीलिमा की यह बात सुनकर विनय का दिल जैसे टूट गया। उसने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे नहीं नीलू, दिल छोटा मत करो। यह बात तुम्हारे हाथों में तो है नहीं। औलाद तो भगवान की देन है। और फिर मुझे इतनी भी अच्छी नहीं है औलाद। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जिंदगी भर अपने परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दे सकूँ। तुम मेरी जिंदगी हो। हमारी खुशी कैसी और जिस चीज की मेहनत मोहताज सही है। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मेरा यह छोटा सा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। बस अब तुम कभी उदास मत होना। अच्छा, अब जल्दी से मेरे लिए एक कड़क चाय बनाकर ले आओ। तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो तन बदन सब तृप्त हो जाता है। ऐसा कहते हुए विनय हाथ मुंह धोने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही बाथरूम से बाहर आया तो उसे नीलिमा की उपकारियां लेने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर वॉश बेसिन के पास पहुंचा तो देखा कि नीलिमा को उल्टी आ रही थी। पत्नी को उल्टियां करते देख विनय घबरा गया और बोला, माँ मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कहीं रात को तुम्हारी तबीयत ज्यादा बिगड़ न जाए। लेकिन उर्मिला जी, जो रसोई घर से उसे उल्टियां करते देख रही थी, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। मुस्कुराते हुए वे बोली, अरे आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। कान्हा जी ने मेरी सुन ली। अब तो मैं जल्दी ही अपने पोते को गोद में खिलाऊंगी। उर्मिला जी की यह बात सुनकर विनय की चिंता पल भर में गायब हो गई। वह भी खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान फैल गई।
वहीं नीलिमा सब सुनकर शर्म से लाल हो गई और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। इधर उर्मिला जी ने तुरंत अपने पति को यह खुशखबरी सुनाई। घर में तो जैसे उत्सव सा माहौल हो गया। अगली सुबह विनय ने नीलिमा को कार में बिठाया और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और उसके बाद नीलिमा की जांच करते हुए पूछने लगी, तुमने दोपहर के खाने में क्या खाया था? जी, राजमा चावल। बासी थे क्या? जी हाँ, एक दिन पहले बनाए थे। फिर डॉक्टर बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी पर बैठ गई और दवाइयाँ लिखने लगी। सब कुछ ठीक तो है ना मैम? क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी? सामने खड़ा विनय उत्सुकता से पूछने लगा। अरे बैठ जाइए मिस्टर विनय। दरअसल आपकी पत्नी ने बासी खाना खा लिया था। बस उसी के कारण बदहजमी हो गई है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ, 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। सुनते ही नीलिमा के दिल को एक झटका सा लगा और विनय को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर कोई वज्रपात हुआ हो। विनय ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और नीलिमा के कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर लेकर आया। जैसे ही नीलिमा कार में बैठी तो फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, मेरी बात मानिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए। फिर नीलिमा का दिल बहलाने के लिए विनय मजाक में बोला, अच्छा, अगर तुम्हारी एक और बहन होती तब तो मैं उसी को सौतन बनाकर ले आता। फिर तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ा भी ना करती, लेकिन अब तो ऐसा मुश्किल है। ऐसा कहते हुए विनय हंसने लगा तो नीलिमा बोली, आपको इस समय भी मजाक सूझ रहा है? विनय ने नीलिमा का हाथ थामते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम क्या चाहती हो कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ औलाद के सहारे टिका होता है? क्या उसके बिना हमारा रिश्ता कमजोर हो जाएगा? ऐसी बात मत मानना भी मत। और हाँ, आज के बाद दूसरी शादी की बात अपनी ज़बान पर मत लाना। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। वहाँ चमत्कार होने में वक्त नहीं लगता, इसलिए कभी निराश मत होना। तुम्हारा साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। विनय के इन शब्दों ने नीलिमा के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ से हिलाया। घर पहुंचकर जैसे ही विनय ने दरवाजे की घंटी बजाई, उर्मिला जी तुरंत दरवाजे पर आई। दरवाजा खोलते ही उन्होंने सवालों की झड़ी लगा दी। डॉक्टर ने क्या कहा? सब कुछ ठीक है ना? हमारे खानदान का चिराग कब आने वाला है? ये सवाल सुनते ही नीलिमा और विनय एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर विनय ने थोड़ा रुक कर कहा, अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि बासी खाना खाने से बदहजमी हो गई थी, जिस वजह से नीलिमा को उल्टियाँ हो रही थी। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। उर्मिला जी का चेहरा एक पल को उतर गया। तभी विनय ने माहौल बदलने की कोशिश करते हुए नीलिमा की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अच्छा नीलू, बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक खाना लगाओ। माँ के सवालों और नीलिमा की भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए विनय अंदर चला गया। हे भगवान, न जाने कान्हा जी मुझे मेरे पोता पोती का चेहरा कब दिखाएंगे। दादी बनने का सौभाग्य पाने के लिए कब से तरस गई हूँ मैं। सासू माँ ने कहा तो नीलिमा उदास होकर भरी आंखें लिए रसोई घर में चली गई और खाने की तैयारियां करने लगी। थोड़ी देर में घर में उनकी काम वाली बाई कमला आ गई। यह क्या हुआ तुझे कमला? तेरे चेहरे और बाजू पर यह नीले काले निशान कैसे हैं? तेरा तो पूरा चेहरा सूजा हुआ है। इतनी बात सुनते ही कमला सिसकते हुए बोली, क्या बताऊं मेम साहब, पहले ही मेरे 4 बच्चे हैं, अब 5वां बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। पति कहता था कि गर्भपात करा दो, लेकिन नन्ही सी जान को मारने को मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैं राजी नहीं हुई। लेकिन अब जिद कर रहा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। कहता है कि इतनी महंगाई के जमाने में खर्च नहीं उठा सकता। मैं इस बात के लिए भी तैयार नहीं हुई तो मुझे पीटने लगा।
अब कुछ दिनों बाद बच्चे के पैदा होने के साथ ही वह मुझे और उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देगा। माँ बाप के होते हुए भी वो अनाथों की जिंदगी जिएगा। कहते हुए कमला रोने लगी। इतना सुनते ही नीलिमा सोच में पड़ गई। वह हैरान थी कि जहाँ जरूरत है वहाँ भगवान इतना दे नहीं रहा और हमें जरूरत है तो आंखें मीचे बैठा है। अपना काम निपटाकर कमला चली गई तो नीलिमा अपने कमरे में आ गई। नीलिमा अपनी ही सोच विचार में गुम थी। कमरे में बैठा विनय, जिसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, अपनी पत्नी से बोला, नीलू, मेरे मन में एक ख्याल आया है। क्यों ना कमला के बच्चे को हम गोद ले लें। अरे, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, लेकिन माँ जी से भी तो पूछना पड़ेगा ना। अरे नीलू, इसमें पूछने की क्या बात है। अगर कोई माँ किसी के बच्चे को प्यार देना चाहती है तो उसे कौन मना कर सकता है। क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही है। विनय की माँ उर्मिला जी उनके कमरे में आते हुए पूछने लगी। तो विनय बोला, कमला का जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, हम उस बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच रहे हैं। इतना सुनते ही उर्मिला का जी का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। कमला एक नीच जाति से संबंध रखती है। माँ, कम से कम आप तो ऐसी बातें मत करो। आपने न कान्हा जी से पूछो, क्या वह किसी को ऊंचा या नीचा मानते हैं। उनके यहाँ तो केवल कर्मों की कसौटी ही अच्छे और बुरे का मापदंड है। अगर समाज ने किसी स्त्री को छोटी जाति का कह दिया, उस माँ के गर्भ से जन्म लेने मात्र से वह बच्चा नीच कैसे हो सकता है। यह सब अंधविश्वास है। बात तो तुमने सही कही बेटा, परंतु समाज से डर लगता है। डरने वाली कोई बात नहीं माँ, समाज की चिंता मत करो। समाज भी हमारे बदलने से ही बदलेगा। उर्मिला जी ने विजय की बात पर गंभीरता से विचार किया। फिर वे मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा। अगर मेरे कान्हा जी मेरी बहू की सोनी गोद भरना चाहते हैं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। मैं अभी कमला के घर जाकर उससे बात करती हूँ। यह कहते हुए उर्मिला जी तुरंत तैयार होकर तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गई। उनके दिल में एक नई सोच और एक नई उम्मीद का दिल जब उठा था। उर्मिला जी जब कमला के घर पहुंची और उसे विनय और नीलिमा की ओर से उसके बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई, तो कमला की आंखों में आंसू छलक आई। वह आश्चर्य और खुशी से भरी हुई बोली, माता जी, यह तो मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे भले लोग मेरे बच्चे को अपनाने को तैयार हैं। मेरे बच्चे का भविष्य अब सुनहरा होगा। मैं जानती हूँ आप लोग उसे हर खुशी देंगे जो मैं कभी नहीं दे पाती। करीब 15 दिनों के बाद नीलिमा की गोद में एक नन्हा मुन्ना खेल रहा था। मुन्ने को प्यार और दुलार देती हुई नीलिमा का चेहरा खुशी से चमक रहा था और माँ बेटे को एक साथ देखकर तो उर्मिला जी उन दोनों की बलाई ही लेती जा रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।